नज़ीन, जब हम ये बात कर रहे हैं कि ईरान और इजराइल की जंग जो है वो दोबारा होने जा रही है और उसकी वजह सिर्फ यह है कि इजराइल ये जंग हारा है और उससे जो इक्वेशन तब्दील हुई है, जो पावर ऑफ जो बैलेंस ऑफ पावर इस रीजन के अंदर तब्दील हुआ है, और नेतन्याहू से ये पूछा जा रहा है कि तुम 40 साल से जंग की तैयारी कर रहे थे तो क्या अचीव किया है ईरान के खिलाफ। तो अब इस चक्कर में दोबारा जब ईरान पर हमले की जब वो तैयारियां हो रही हैं और हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि रिस्क हाई है, 90% से ज्यादा रिस्क है कि ईरान पर दोबारा इसराइल हमला करने जा रहा है। अब इस सारे टर्मोइल के अंदर, इस सारे क्राइसिस के अंदर, इस सारी एक खतरनाक तरीन सूरत हाल के अंदर जहां मिडिल ईस्ट की एक अनकंट्रोल्ड और अनचेक्ड पावर जो है, जो गजा में जेनोसाइड कर रही है, कई मुल्कों को इस वक्त वो बॉम्ब कर चुकी है, इन्वेड कर चुकी है, उसको मजीद हलाशेरी जो है वो दी जा रही है और मजीद कंफर्मेशन आई है कि ईरान पर जो हमला है वो होने जा रहा है। ट्रंप ने इस वक्त कुछ ही देर पहले ये बयान जारी किया है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा और उसने सुप्रीम लीडर को दोबारा निशाना बनाने की धमकी लगाई है। और इसी तरह जो है वो रूस के ऊपर हमला करने की ट्रंप ने धमकी लगाई है और इसने कहा कि रूस के साथ भी कुछ ना कुछ जो है वो जल्दी होने जा रहा है। और इसके साथ कनाडा, यूरोपीय यूनियन, उसके साथ ट्रंप ने जो है वो तिजारती जंग ज्यादा इंटेंसिफाई कर दी है। और थर्ड सिस्टम जो अमेरिका का है नाज़रीन, उसकी जो स्टॉक है, जो स्टॉक पाइल है, वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुका है। तो अगर ये दोबारा हमला करता है अमेरिका या इजराइल, तो बहुत भारी नुकसान इजराइल को और अमेरिका को जो है वो उठाना पड़ेगा। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो गजा के हवाले से एक बड़ी हॉरिफिक रिपोर्ट सामने आई है। जब इजराइल ने एड दाखिल की अपने मैकेनिज्म के तहत, तो उस वक्त यह खतरा जाहिर किया गया था कि इस एड के अंदर जहर भी हो सकता है। आज नाज़रीन बड़ी हॉरिफिक ये डिटेल सामने आ रही है कि वो जो आटे का थैला है उसमें नारकोटिक्स की जो गोलियां हैं वो निकली हैं। ठीक है, नारकोटिक्स की गोलियां जब उस आटे के थैले से निकली हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये सारे जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, इनके पास क्या जस्टिफिकेशन है इस सारी खामोशी की। और मिडिल ईस्ट जितना भी बुरा रहा है, यानी जितना भी बेबस रहा है, जितना भी कमजोर रहा है, कभी भी मिडिल ईस्ट इस सतह के ऊपर नहीं गया कि फलस्तीनियों के साथ या रीजन में किसी के साथ भी इस सतह के ऊपर मामला हो रहा हो और ये चुप करके बैठे हों। खासकर फलस्तीनी कॉज के हवाले से ये अरब लीग जो है ये बनी ही फलस्तीन कॉज के लिए है। तो फलस्तीनियों के साथ इतना कुछ होना, और आप देखें नारकोटिक्स की गोलियां उनके एड के थैलों में से निकल रही हैं और जो एड लेने जा रहे हैं उनके पर मशीन गन्नें चलाई जा रही हैं और ये समझते हैं कि ये गजा का मामला, ये फलस्तीन का मामला है। तो ये बहरहाल ये पॉलिसी दुनिया की समझ से बाला तर और दुनिया की अक़वाम भी देख रही हैं कि मतलब उनकी भी समझ से बाला तर ये कौन सी पॉलिसी है जिसको ये परसू कर रहे हैं। और इनका ये इल्यूजन कि गजा से अपने आप को डिटैच करके तो यहां पर बस गजा तक की मामला चलता रहेगा, तो वो हमने अभी देख लिया है कि मामला कहां कहां तक पहुंच गया है, हर रियासत तक वो पहुंच रहा है। तो इसलिए बहरहाल ये कि इल्यूजन है जिससे कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा। अच्छा, तो तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, एक शख्स जो है वो खुदा बन बैठा है। ठीक है, फिरौन, नमरूद, ये सारी मिसालें हमने माजी में देखी हैं। एक और शख्स है जो इस वक्त दुनिया में खुदा बन बैठा है और दुनिया का वो चाहता है कि जो सारा निजाम है वो उस सीधी लकीर की तरह चले कि जो लकीर वो खींचेगा सब उस सीधी लकीर के ऊपर चलेंगे। जो अल्फाज उसकी जुबान से निकलेंगे कोई भी उससे दाएं बाएं नहीं हो सकता। जो अल्फाज भी उसकी जुबान से निकल जाएंगे सब जो है वो उसको ओबे करेंगे। और उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग है और उसका जो अंदाज है वो बहुत ही रुथलेस है, बहुत ही बेरहम है। वैसे वो मुस्कुराता हुआ नजर आता है, हंसी मजाक भी कहीं पर करता हुआ नजर आता है, जोक्स मारता हुआ नजर आता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो तरीकाकार है वो बहुत ही रुथलेस है और उसके जो इकदामात हैं वो बड़े ही बेरहम और बड़े ही खतरनाक हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं मैं किस शख्स की बात कर रहा हूं। तो दुनिया एक बड़े ही मुश्किल टाइम से इस वक्त गुजर रही है, यानी ट्रंप के जो इकदामात हैं उसकी वजह से दुनिया बड़ी ही मुश्किल टाइम से गुजर रही है। खासकर वो ममालिक नाज़रीन दुनिया के जो साम्राज्य के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल वक्त आ चुका है। ठीक है ना, उनके ऊपर तो साम्राज्य अपनी सारी बेरहम और खौफनाक ताकत के साथ सारे उसूल और ज़ाब्तों और इंटरनेशनल नॉर्म्स और अंडरस्टैंडिंग्स को साइड पर रखते हुए उनके ऊपर हमला कर चुका है और किसी सूरत में उनको आजादी के साथ जीने नहीं दिया जाएगा। तो या तो ये कौमें सरेंडर करेंगी या फिर इस तरह से लड़ेंगी कि इस साम्राज्य का रास्ता, इसकी वॉर मशीन को और इसके सारे जो आगे प्रॉक्सीज बैठी हुई हैं, इसके सारे ये जो फ्रंट मैन हैं और इसके असले के सौदागर और जंगों के सौदागर जो हैं, ये सारे के सारे इनको जो है वो इनका रास्ता हमेशा के लिए रोका जाएगा या फिर ये कौमें इस तरह से लड़ेंगी। तो इनको जो है वो फैसला करना है। अच्छा, ट्रंप जो है वो उसने
एक बार फिर ईरान को धमकी लगाई, और उस माहौल में कि ऑलरेडी जब जंग के खतरात हैं, और इसने बड़ी ह्यूमिलिएटिंग लैंग्वेज सुप्रीम लीडर के हवाले से इस्तेमाल की है और उसको निशाना बनाने की, असैसिनेट करने की धमकी लगाई है, और दोबारा कहा है कि वो ईरान पर बॉम्बिंग करेगा। यानी इसके ताजा बयान से ये मजीद कंफर्मेशन हुई है कि ईरान और इजराइल की जंग दोबारा होने वाली है, और रूस पर भी इसने धमकी लगाई है, और बिल्कुल क्रेडिबिलिटी इस इंटरनेशनल सिस्टम की खत्म हो गई है, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। पहले जो ईरान के हवाले से इसने बयान जारी किए हैं, मैं आपके सामने रखता हूं, बड़ी खौफनाक किस्म के ये बयान है। ट्रंप, आई डिड नॉट अलाउ द अमेरिकन मिलिट्री और इजराइल टू असैसिनेट द ईरानियन सुप्रीम लीडर। मैंने, जिसको कहते हैं मैंने जान बख्शी की है, एक शख्स है ना खुदा बन बैठा, कहता है मैंने इमाम खमनाई की जान बख्शी की है। मुझे पता था ये कहां पर छुपा हुआ है, उसकी लैंग्वेज चेक करें। अच्छा, कहां पर छुपा हुआ है? मैंने अमेरिकी और इजरायली आर्मी को रोका कि इसको असैसिनेट ना करो। आई सेव्ड द इरानियन लीडर फ्रॉम अ ह्यूमिलिएटिंग डेथ। आई सेव्ड इरानियन लीडर फ्रॉम अ ह्यूमिलिएटिंग डेथ। ठीक है, ये अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। खमनाई शुड हैव थैंक्ड मी फॉर सेविंग हिम। मतलब जो उसकी जुबान से निकल जाए, बस दुनिया में वो ही है, सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। इमाम खमनाई को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मैंने उसकी जान बचाई है। मुझे बताएं क्या ऑप्शन है, ईरान के पास क्या ऑप्शन है, मुझे बताएं। ईरान कोई जॉर्डन तो नहीं बन सकता कि वो इजराइल का कठपुतली बनकर बैठ जाए और उसकी तरफ जाते हुए ड्रोन्स भी जो है वो गिराए। ईरान ये तो नहीं कर सकता। मुझे बता दें ईरान के पास क्या ऑप्शन है। वो कह रहा है कि इमाम खमनाई, इसको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। आप जरा चेक करें, उनके उसका लहजा चेक करें, उसका अंदाज चेक करें और उसकी मेंटालिटी चेक करें। अच्छा जी, आई इमीडिएटली हाल्टेड ऑल वर्क ऑन ईजिंग सैंक्शंस ऑन ईरान आफ्टर खमनाई स्टेटमेंट। ये जो सुप्रीम लीडर का खिताब हुआ है, कहता है मैं तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस कम करने जा रहा था और इमाम खमनाई की स्टेटमेंट के बाद मैंने ये सारी जो है वो सैंक्शंस के ऊपर काम रोक दिया है, मतलब सैंक्शन रिलीफ के ऊपर काम रोक दिया है। आई विल रिस्पॉन्ड टू खमनाई स्टेटमेंट रिगार्डिंग विक्ट्री इन द वॉर। मैं इसको जवाब दूंगा। आई विल कंसिडर बॉम्बिंग ईरान अगेन बिकॉज ऑफ द इनरिचमेंट। मैं ईरान के ऊपर जो है वो दोबारा हमला करूंगा। ठीक है ना, यानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जाएगा, ईरान के ऊपर जो है वो दोबारा बॉम्बिंग की जाएगी। ठीक है ना, तो इसके सारे मंसूबे जो है वो इस वक्त खुलकर सामने आ चुके हैं। तो बात यह है कि इजराइल और अमेरिका को जिल्लत में शिकस्त हुई है, जिल्लत में शिकस्त हुई है। अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि इजराइल 90 से अमेरिका के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशनल प्लान्स तैयार कर रहा था कि ईरान के ऊपर जब हमला होगा तो किस तरह से होगा, किस तरह के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर होगा, कि असैसिनेशंस आगे। ये 90 से तैयारी हो रही थी और ये 90 से तैयारी करने के बाद कौन सी कामयाबी मुझे बताइए हासिल की है। तो इनको जिल्लत में शिकस्त हुई है, ईरान इसमें फातेह होकर निकला है। लेकिन ये नेतन्याहू ट्रंप अपने आप को फातेह जो है वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं, जो कि होगा नहीं। दुनिया को असलियत पता है। और एक आप अंदाजा करें, एक पॉलिटिकल लीडर, एक कौम का अजीज लीडर है, सरबराह, एक मुअल्लम, एक रिलीजियस स्कॉलर, एक टीचर। आप जरा इमाम खमनाई की स्पीचेस तो उठाकर सुने, वो ज्यादा बातें जिंदगी से मुताल्लिक होती हैं, रिलीजन से मुताल्लिक होती हैं। तो एक ऐसे मुअल्लिम को और एक अजीज लीडर को, एक कौम के अजीज लीडर को इस तरह से मुखातिब करना और कहना कि मैं तुम्हें जो है वो निशाना बनाऊंगा। यानी देखिए, दुनिया में ये इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि कोई एक पॉलिटिकल लीडर दूसरे पॉलिटिकल लीडर को निशाना बनाने की इस तरह से बात कर रहा हो कि मैं तुम्हें असैसिनेट करूंगा। यानी ये दुनिया में कभी भी इसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं है। इवन अमेरिकी सदर ऐसे बात नहीं करते हैं। हमने देखा है कि अमेरिका ने पिछले 25 सालों में मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में और अफ्रीका में, लिबिया में क्या किया है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अमेरिकी सदर भी ऐसे बात नहीं करते हैं। तो ट्रंप जो है ना वो बहुत आगे निकल गया। अब मुझे बताइए, ईरान के पास क्या गुंजाइश है कि वो न्यूक्लियर ना बनाए, और दुनिया के ममालिक के पास क्या गुंजाइश है कि वो न्यूक्लियर ना बनाए। तो असल में ट्रंप अपने आप को 30 मारखा समझता है, बड़ा चालाक समझता है कि बस वो तो दुनिया का निजाम अपनी मुट्ठी में लेकर चल रहा है। असल में वो क्या कर रहा है कि इस निजाम की जो सारी क्रेडिबिलिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जहां पर चलो कुछ जुबान मैटर करती है, कुछ आलमी इंस्टीट्यूशन मैटर करते हैं। देखिए, दुनिया में न्यूक्लियर वेपन नहीं बने हैं तो दुनिया ने अपनी मर्जी से नहीं बनाए हैं। एक गारंटी है सिस्टम की, ये सिस्टम की गारंटी है जिसने बहुत सारी अक़वाम उसकी तरफ गई नहीं है। अब मुझे बताइए, कोई कौम जो है वो कौन सी गारंटीज को मानेगी? क्या वो न्यूक्लियर बनाने की तरफ जो है नहीं जाएगी? तो ये बेसिकली समझ रहा है कि ये बहुत
चालाक है, ये बहुत समझदार है, ये बड़ा तेज है, ये दुनिया को बेवकूफ बनाता है। असल में ये क्या कर रहा है कि ये अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जो पहले ही खत्म हो चुकी थी पिछले 15-20 सालों के अंदर, एज अ मेडिएटर, एज अ सालिस का जो रोल है वो अमेरिका का खत्म हो चुका है, और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। और एक जो आलमी ये निजाम है उसकी सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो इसने खत्म करके रख दी है। रियासतों से जो है वो सीधा सरेंडर मांगा जा रहा है, सीधा उनको कहा जा रहा है कि वो सरेंडर करें, और उनके लीडरान को, पॉलिटिकल लीडरशिप को निशाना बनाने की जो है वो धमकियां लगाई जा रही हैं। अच्छा, तो आई डाउट इसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी दुनिया को इस वक्त डाउट हो रहा है कि ये मेंटल हेल्थ ठीक है, और दुनिया को तेजी के साथ यकीन हो रहा है कि यही वो शख्स है जिसके टेन्योर में आलमी जंग छिड़ने जा रही। दुनिया को तेजी से इस बात का यकीन हो रहा है, आलमी जंग तो छिड़नी है ना, लेकिन दुनिया को तेजी से यकीन हो रहा है कि यही वो शख्स है जिसके दौर के अंदर आलमी जंग छिड़ेगी। ठीक है, तो वाशिंगटन पोस्ट भी इसके बारे में लिख चुका है, हालांकि वो इसके करीबी तरीन दोस्त है जेफ बेजोस, जिसका वाशिंगटन पोस्ट है, उसने लिखा कि ये बंदा जो है वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ लेकर जाएगा। तो इसके इकदाम देखिए, बातें उसकी पीस की हैं, बातें उसकी जंगें खत्म करवाने की हैं, लेकिन उसके इकदाम, उसके बयानात, उसका तर्ज अमल वो दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रहा है। तो अब जो इस वक्त सारा मामला नाज़रीन हो रहा है, ईरान के खिलाफ एक और जवाब बेसिकली क्रिएट किया जा रहा है। अब आप पैटर्न चेक करें, पहले आईएईए के सरबराह ने कहा कि ये 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हैं, अभी उसने ताजा स्टेटमेंट जारी किया है कि जो इनके पास अफजूदा यूरेनियम है और इन्होंने इस्फहान के करीब रखी हुई है, ये आईएईए के सरबराह बयान दे रहा है। वो अमेरिका कह रहा है हमें नहीं पता, और ट्रंप ये कह रहा है कि वो तो जो भी था वो फर्दों में हमने तबाह कर दिया है। आईएईए का सरबराह कह रहा है कि नहीं, इनके पास यूरेनियम है और ये उन्होंने इस्फहान के पास रखी है, और जो डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया जो नेतन्याहू के, तो ये सारा एक जवाब है दोबारा से ईरान पर हमला करने का। हालांकि आप देखें, शुरू यहां से हुआ कि हमने विक्ट्री हासिल कर ली, हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया है, फिर कहा कि हमने कई साल पीछे धकेल दिया है, अब कह रहे हैं कि वो 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने जा रहे हैं और वो अफजूदा यूरेनियम जब लेकर बैठे हुए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है। और आप नोट करें कि ईरान पर जो पहला हमला हुआ उसमें आईएईए की एक रेजोल्यूशन आई थी सिर्फ, उसके बाद जो है उसको जवाब बनाकर हमला कर दिया गया। तो अब आईएईए का ये कहना कि ये यूरेनियम इनके पास है, ये 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हैं, और फिर ट्रंप के ये बयान, तो ये पूरा अब देखना, ट्रंप ने कवर दे दिया है इजराइल को। अच्छा, अब जरा रशिया के हवाले से जो इसकी स्टेटमेंट जारी हुई है, आई थिंक समथिंग विल हैपन टू रशिया, समथिंग इज गोइंग टू हैपन टू रशिया, ये ट्रंप की ताजा तरीन स्टेटमेंट है। लास्ट टाइम इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट ट्रंप ने जारी की थी, और उसके चंद ही दिनों के बाद, कोई 4-5 दिनों के बाद, जो यूक्रेन ने और यूरोप ने और इन सब ने मिलकर जो रशिया के अंदर अटैक किया था, जो स्ट्रेटेजिक उनके बॉम्बर्स हैं उनको निशाना बनाया था, उससे पहले 3-4 दिन पहले इसका इसी किस्म का ट्वीट आया था, और अब ये दोबारा से कह रहा है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन टू रशिया। तो ये सब का मामला है। इसके साथ इसने कनाडा के साथ उसको भी बड़ा ह्यूमिलिएटिंग अंदाज में डील किया है, और कनाडा के साथ तमाम जो ट्रेड टॉक्स हैं वो ट्रंप ने इमीडिएटली खत्म करने का ऐलान कर दिया, और कहा कि मैं इसको जवाब दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो बात यह है कि यूरोप वाले भी इससे देख रहे हैं कि ये यूरोप वालों से कैसे बात कर रहा है, कनाडा से, मैक्सिको से, जापान से, साउथ कोरिया से, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन यूरोप का मसला यह है कि वो ईरान के खिलाफ रिवायती बुक्स का शिकार है, और इसराइल के खिलाफ उसी रिवायती पॉलिसी को परसू कर रहा है, सेल्फ डिफेंस वाली। तो यूरोप को भी चाहिए कि वो अपने डबल स्टैंडर्ड्स छोड़े और नई दुनिया की रियलिटीज को समझे। देखिए, मिडिल ईस्ट जैसा तैसा भी है, वो अपना दिफा करेगा। यूरोप अपने आप को डिप्लीट कर रहा है यूक्रेन वॉर की वजह से, मिडिल ईस्ट की जंगों की वजह से। ये दोनों जंगें उसके लिए कोई फायदा नहीं लेकर आ रही हैं। रशिया को यूरोप ता क़यामत नहीं हरा सकता, और रशिया की हार का मतलब न्यूक्लियर वॉर होगा। तो ये जो इनकी पॉलिसी है कि रशिया जैसे पहले कोलैप्स कर गया था वो कोलैप्स कर जाएगा, ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और इन्होंने वहां पर रिजीम चेंज की भी कोशिश की है, पुतिन को असैसिनेट करने की भी इन्होंने कोशिश की है। तो वो वहां पर डिप्लीट हो रहे हैं। फार राइट को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इधर मिडिल ईस्ट की जंगें भी यूरोप। तो यूरोप को सोचना चाहिए कि वो अपना कितना नुकसान करें। अभी जो बर्तानिया से खबर आई है, बर्तानिया ने जो यूक्रेनियन रेफ्यूजीज हैं उनको पनाह देने से इनकार कर दिया, उनको असाइलम देने से इनकार कर दिया। तो अब इन मुल्कों को अंदाजा हो रहा है कि ये जो रेफ्यूजीज का मामला है ये इनको कितना महंगा पड़ सकता है अब यूक्रेनियंस को। लेकिन ये कह रहे हैं कि यूक्रेन लड़ेगा, यूक्रेन के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो भी उठ खड़े हों और रशिया से लड़ें। ठीक है, तो बात यह है कि एक ऐसा शख्स जो ह्यूमिलिएशन, थ्रेट्स इस जुबान में बात कर रहा है, सरेंडर डिमांड कर रहा है, तो इसमें अब दुनिया देखेगी उसने क्या करना है। और यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ईरान के तनाजुर में या मिडिल ईस्ट के तनाजुर में या ब्रिक्स के कंट्रीज के खिलाफ जो मामला हो रहा है या होने जा रहा है, क्यूबा, वेनेजुएला, चाइना और रशिया किस हद तक आगे आएंगे। देखें, अब यह है और टाइम।
अब वो कह रहा है ईरान के ऊपर दोबारा हमला होगा। तो देखिए चाइना सबसे बड़ी पावर है ना दुनिया की। अमेरिका को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो चाइना दे सकता है। अगर चाइना अपनी उसी पॉलिसी में बैठा रहेगा कि नहीं बस उसकी इकॉनमी चलती रहे, उसके ऊपर कोई अमेरिका सैंक्शन न लगाए। आप ट्रंप की चालाकी देख रहे हैं, वो चाइना को रिलीफ दे रहा है, सैंक्शन का रिलीफ। अभी उसने ताजा बयान यह भी जारी किया कि चाइना जो है उसके साथ ट्रेड डील हो रही है और वो रेयर अर्थ मिनरल्स देगा, फलां करेगा। अगर चाइना इसी पॉलिसी को परसू करेगा और इन ममालिक की सिर्फ खास हद तक की सपोर्ट जारी रखेगा तो सारी बात ये उसका स्ट्रेटेजिक एरर होगा, क्योंकि ये सारी जंग तो अल्टीमेटली चाइना ही के खिलाफ है। तो चाइना को ये फैसला करना है कि वो इस वक्त बड़ी सपोर्ट दे रहा है, लेकिन जब अमेरिका हमला करने आ गया है तो उस वक्त तो वो वाली सपोर्ट फिर कारगर नहीं है, उसको फिर मजीद आगे बढ़कर आना है। तो ये बहरहाल एक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा जिसको हम देखेंगे कि चाइना इससे आगे कितना आता है। और थार्ड सिस्टम के हवाले से नाज़रीन ये जो डेवलपमेंट है कि थार्ड सिस्टम के हवाले से रिपोर्ट यह है कि जो 11-12 दिनों की जंग हुई है उसमें अमेरिका ने अपना जो ग्लोबल स्टॉक पाइल है थार्ड का वो 20% इस्तेमाल कर दिया इजराइल को बचाने में। यानी थार्ड जब वो साउथ कोरिया में लगा है, जापान में लगा है, यूरोप के कंट्रीज में लगा है, गल्फ में लगा है, यानी उसका जो ग्लोबल स्टॉक पाइल है उसका 20% जो है उसने इजराइल को बचाने में सिर्फ 12 दिनों में इस्तेमाल हो गया। और एक्चुअली वो 11 दिन है, क्योंकि पहले दिन तो सिर्फ इजराइल ने हमले किया, उनका तो रात को हमला हुआ। तो 11 दिनों में 20%, तो इसका मतलब इसकी सप्लाईज फौरी पूरी नहीं हो सकती। तो ये अगर मजीद जंग होती है तो फिर इनके साथ क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये धमकियां लगाएंगे, जो मर्जी करें, इनका बुग़्ज़ है, इनकी बदमाशी है, इनकी एरोगेंस है, इनकी अना है, ये दोबारा ईरान पर हमले के लिए आएंगे, लेकिन ये एक बार फिर जिल्लत उठाएंगे। देखिए ईरान अपने मिसाइल फायर कर सकता है और उनको सस्टेन कर सकता है, ये हमने देख लिया। इनका एयर डिफेंस उसका सामना नहीं कर सकता, ये हमने देख लिया। अच्छा, इजराइल का तो ये हो गया। अमेरिका आ जाए, अमेरिका जो है वो फिजाई बमबारी कर ले, क्या हासिल कर लेगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्या जमीनी फौज उतारेगा? जमीनी फौज उतारेगा। भाई इराक में इन्होंने जमीनी फौज उतारी और आज तक वहां पर इनकी सबसे बड़ी गलती, और खुद ट्रंप ने कहा कि सबसे बड़ी गलती इराक में जमीनी फौज उतारना थी। थाउजेंड्स ऑफ इनके फौजी, और वो तो सदाम हुसैन की कमजोर फौज थी, ठीक है ना, और वो भी कई साल इनके साथ लड़ी है, और ये तो फिर ईरान है, ठीक है ना। तो ये बहरहाल वो अमेरिकी एम्पायर की आखिरी जंग साबित होगी। तो इनके पास जो सबसे बड़ा कार्ड था और अब भी होगा वो है असैसिनेशंस, रिवोल्ट, कियोस, ये करने। अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप को भी निशाना बना सकते हैं ताकि लीडरशिप का एक गैप पैदा हो जाए। ये मैं आपको बता दूं, ये पॉलिटिकल लीडरशिप, इन्होंने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को असैसिनेट करने की कोशिश की है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप को भी निशाना बना सकते हैं ताकि ऊपर से एक कियोस पैदा हो और फिर बगावत करे। तो इनके पास सबसे बड़ा कार्ड ये है। तो ईरान इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रहा है। बाकी ये इनके हमले और इनका जमीनी फौज उतारना, इजराइल और अमेरिका ने जंग हारी है और अगला ये जो हमला करने आ रहे हैं उसमें भी ये जंग हारेंगे। ईरान ने अभी अपनी सारी जो सलाहियतें वो इस्तेमाल नहीं की। और जरा देखिए, हाफ अमेरिकन से इजराइल हैज टू मच यूएस इन्फ्लुएंस। अब ये अमेरिकन में पब्लिक ओपिनियन है, वो कह रहे हैं, वहां पर ये बात स्टैब्लिश हो रही है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इजराइल का इन्फ्लुएंस है। ये बात बड़ी शिद्दत से, और न्यूयॉर्क का इलेक्शन हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल है, जहां पर एक शख्स जो इनका मरकज है, जो इनका गढ़ है, उसमें खड़े होकर वो इजराइल को ललकार रहा है और वो पॉपुलर हो रहा है। तो ये सूरत हाल है। अब एक खबर यह भी है कि ड्यूरिंग द वॉर एक इजरायली जंगी हथियारे से एक मिसाइल जो है वो एक अरब कंट्री के अंदर गिरा। उसके ऊपर इजरायली आर्मी ने स्टेटमेंट जारी की है कि उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, और अगर उसमें कोई कैजुअलिटी होती तो हम जंग रोक देते। अगर अरब मुल्क में जो मिसाइल गिरा है उसमें कोई कैजुअलिटी होती तो हम जंग रोक देते, ये तो हमारे ब्रदर हैं। ये इनका बयान जारी हुआ है। अच्छा, अब जरा ये वाली खबर देखिए, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है। गाजा फाइंड्स नारकोटिक्स इन यूएस इजरायली एड, कॉल्स फॉर ग्लोबल प्रोब इन्वेस्टिगेशन। ये यूएस इजरायली मैकेनिज्म है जिसके तहत एड तकसीम हो रही है। तकसीम भी क्या हो रही है वो आपके सामने है। उसमें भी नारकोटिक्स जब वो निकली है, यानी उनकी गोलियां निकली हैं, तो ये जहर या स्लो पॉइजनिंग, ये सारा मामला वहां पर हो रहा है। तो पता नहीं ये तारीख के कटारे में किस तरह से खड़े होंगे और इनकी क्या दुनिया में सरफराजी और क्या अजमत होगी, ठीक है, और पता नहीं कौन इनके पीछे चलेंगे। तो बहरहाल ये एक तारीख में इनको अपना जवाब देना है। और रिपब्लिकन वांट्स जोहरान ममदानी डिपोर्टेड। अब वहां पर एक भरपूर अमेरिका के अंदर जंग चली, वो कह रहे हैं जोहरान को जो है वो डिपोर्ट किया जाए। और बर्नी सैंडर जो है वो, जो इस वक्त इजराइल की मुखालफत कर रहे हैं खुलकर और बड़ी बड़ी रैलीज निकाल रहे हैं इस बात के ऊपर, वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। ये सबसे उनके आप कह लें कि पुराने सेंटर हैं। ममदानी वॉन द एस्टेब्लिशमेंट इज इन पैनिक
Billionaires are raising money against him. Trump is ranting. Islamophobes are on the loose. और क्यूबा बैक्स रशिया बेलारूस अगेंस्ट यूएस लेड सैंक्शंस एंड नेटो एक्सपेंशन। ठीक है, क्यूबा ने कहा कि ये जो नेटो की एक्सपेंशन, अभी प्रेसिडेंट जो हैं पुतिन वो बेलारूस पहुंचे हैं। ठीक है, तो क्यूबा सपोर्टर है और ग्लोबल साउथ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है, 50 साल से सैंक्शन भुगत रहा। तो इन सबको हाथ में हाथ मिलाना होगा। और जरा देखिए, चाइना बिल्ड्स मॉस्किटो साइज स्पाई ड्रोन्स। तो टेक्नोलॉजी में चाइना सबसे आगे, अब मॉस्किटो के बराबर स्पाई ड्रोन बना रहा है, मॉस्किटो मच्छर के बिल्कुल बराबर स्पाई ड्रोन। ये इस सतह के ऊपर वो अपनी टेक्नोलॉजी को ले गए। और ट्रंप की सिर्फ धमकियां हैं, बातें हैं, जंगे हैं, और आप देखेंगे कि अमेरिकन एम्पायर इस सारे इकदाम की वजह से मजीद डिक्लाइन की तरफ जाएगा। और जो ये हसरतें लेकर बैठे हुए हैं, ये ईरान में खाना जंगी छेड़ेंगे, ये ईरान में उसको सरेंडर करवाएंगे, उसको लीबिया बनाएंगे, ये इनकी हसरत ही रह जाएगी। और एक और हमला इजराइल को अपनी मजीद बड़ी तबाही की तरफ लेकर जाएगा। और आज है वो जो मर्टायर कमांडर्स हैं, उनका आज फ्यूनरल ईरान में होने जा रहा है। और आप देखेंगे कि वहां पर कितना बड़ी तादाद में अवाम निकलेंगे। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया आपने। राज लगा कर इजाजत, अल्लाह हाफिज।